बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ब्रेक के बाद। जूरी राउंड का दूसरा चरण है सवाल जवाब का। सवाल जवाब राउंड के नियम भी फटाफट समझा देते हैं आपको। इस राउंड के दौरान जूरी सदस्य हर उम्मीदवार से 4 प्रश्न पूछेंगे और हर सदस्य को उत्तर के मुताबिक ही अंक मिलेंगे। साथ ही सभी उम्मीदवारों के लिए जज साहब का भी एक सवाल होगा। हर प्रश्न के 10 अंक होंगे, यानी ये राउंड कुल मिलाकर 50 अंकों का होगा और जूरी निर्धारित 17 विषयों में से किसी भी विषय पर आपसे प्रश्न पूछ सकती है, जबकि जज साहब का सवाल सभी उम्मीदवारों के लिए एक ही होगा। आपको बता दें कि उम्मीदवारों को विषयों की जानकारी पहले से ही दे दी गई थी ताकि वो तैयारी करके आ सके। इस दौरान अगर कोई सवाल दायरे से बाहर जाता है तो जज साहब अपना वीटो पावर इस्तेमाल कर सकते हैं। जज साहब। जी अनामिका, अगर जवाब भी दायरे से बाहर जाएगा तब भी रोक दिया जाएगा। तलबीर सिंह जी से पहला सवाल मलिक साहब पूछें। मेरा सवाल जो है ना, ये महिलाओं से संबंधित है। महिलाओं के समाज में सही भागीदारी के लिए आपके विचार से क्या कदम उठाए जाने आवश्यक हैं? सबसे पहले सर, महिलाएं हमारे समाज में शिक्षित तो है, लेकिन और इनको जागरूक करने की आवश्यकता है, जिससे कि हम उनकी भागीदारी सुनिश्चित कर सके। जब तक महिलाएं जागरूक नहीं होगी, गांव धरातल में वहीं रहेगी। ग्रामीण क्षेत्र में महिलाएं अग्रणी नहीं है, उनको हम आगे लाना चाहते हैं। तो उसके लिए उनके घर तक पहुंचकर जो आदमी, जो महिलाएं, जो संस्थाएं हमारी चलती है समाज में, वो उनसे मतलब वो जुड़े। जैसे हम हैं, हम उन लोगों से जुड़ के उनको जागरूक करें ताकि वो अपने जीवन में आगे समाज के हित की बातें करें और वो आगे आ सके। जी, दूसरा सवाल गुप्ता जी आप कीजिए। बैद्यनाथ साहब, ये बताइए, जो आज की राजनीति है, क्या समझते हैं सर। आप उसमें सुधार की आवश्यकता है? विशेष तौर से जो आज भ्रष्टाचार है, राजनीतिक भ्रष्टाचार। बिल्कुल सर। आवश्यकता तो अगर आप विधायक बन जाते हैं तो उसको क्या सुधार लाएंगे? सर, राजनीति बिल्कुल जो है अभी सुधार की बहुत ज़रूरत है। अगर राजनीति को सुधारना है तो सबसे पहले हमारे उस क्षेत्र के, उस समाज के, उस प्रांत के, उस देश के नेता को स्वच्छ होना पड़ेगा। जब हमारा नेता स्वच्छ होगा, अधिकारी स्वच्छ होगा और कर्मचारी स्वच्छ होगा तो हमारे इस समाज में भ्रष्टाचार किसी प्रकार का नहीं होगा और अच्छी तरह हमारे। आप कैसे करेंगे विधायक बनने के बाद, क्या करेंगे आप? हम हमारे जो सरकार का जो सिस्टम होगा उसको हम बैठ के अपने साथियों से मिलके वो उसके लिए कोई प्रावधान लेके आएंगे, जिससे कि हमारे समाज का भ्रष्टाचार खत्म क्या किया प्रावधान जाए। लेके आएंगे? प्रावधान ऐसा कि जिसमें कि जिस तरह अधिकारी हमारे भ्रष्टाचार करते हैं, उनका राजनीतिक भ्रष्टाचार की बात राजनीति में जो भ्रष्टाचार की भाषा है वो बार बार बदली होती रहती है। उसको कम करने के लिए या ख़त्म करने के लिए हमारा जो सीनियरिटी का जो सिस्टम है, ऊपर से दबाव उसका लगा के और उस नेता को उसकी परिभाषा समझाई जाए। अगर आप भ्रष्टाचार में लिप्त होंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, तो उनके लिए संविधान बनाया जाए, यानी कि नियम बनाया जाए ताकि कोई मेरे जैसा या कोई नियम तो सारे हैं लेकिन होता नहीं है। तीसरा सवाल दे दीजिए आप कीजिए। जिला परिषद और ब्लॉक समिति आपके हलके के विकास में क्या रोल प्ले करती हैं? जिला परिषद और ब्लॉक समिति जो बनाए जाते हैं हमारे लोकल एरिया में, ग्रामीण क्षेत्र से उठ के आते हैं, ये आप कोई 3 रोल बता दो उनके। उनका रोल होता है जिस तरह अपना बीडीसी और जिला परिषद का नरेगा का जो कार्यक्रम है उसमें अपना ग्रांट देते हैं और उसके साथ में नरेगा के बाद में है वाटर शेड, ये जिला परिषद प्लस बीडीसी वगैरह ये चलाते हैं उसको। तीसरा, ये जो अभी संपूर्ण स्वच्छता अभियान है, निर्मल भारत का कार्यक्रम चला हुआ है, उसमें जिला परिषद का और बीडीसी का दोनों का अहम योगदान रहता है, जो निर्मल भारत का कार्यक्रम चला है। जी, आप इन संस्थाओं की कोई खामी बता सकते हैं जो बहुत बड़ी खामी हो? जिला परिषद जो है उनमें खामी एक ही है कि समय से अपना कार्य का निर्वाह नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते। ये तो दिक्कत उनकी, वो दिक्कत इसका सिस्टम है, जिला परिषद का सिस्टम की कोई खामी? सिस्टम में कोई खामी नहीं है। चलिए, पूरा चौथा सवाल पूरा डॉक्टर जंगवाल। मेरा बड़ा आसान सा सवाल है। आपके इलाके में और हरियाणा में किसान किन किन समस्याओं से जूझ रहे हैं? मेरे हल्के का जो किसान है सबसे पहले पानी से जूझ रहा है, दूसरा नकली दवा से जूझ रहा है, तीसरा समय पर बीज ना मिलना। आज कॉटन बीटी का जो बीज है वो मेरे हल्के के या मेरे डिस्ट्रिक्ट के किसान को 1100 रुपये में उपलब्ध हो रहा है, जबकि वो बीज पंजाब में 700 रुपये में पंजाब के किसान को उपलब्ध है। ये मेरे किसान की समस्या, पानी ना मिलना, बिजली ना मिलना।
बिजली के जो ट्यूबवेल कनेक्शन जो है किसान के, उसको 8 घंटे लाइट कागज में है, लेकिन धरातल पर वो 5 और 4 घंटे, किसान बुरी तरह से परेशान है। किसान का जो भाव है वो समय पर नहीं मिल पा रहा है। किसान मंडी में जाता है, आड़ती उसकी फसल का दाम अच्छी तरह नहीं लगा पा रहा है, दे नहीं रहा, आज करेंगे वो करे, परेशान है। किसान की समस्या ढेर सारी बंदा जी, ये समस्या समस्या कॉमन है आपके क्षेत्र की, कोई एक समस्या किसान की ऐसी बता दो जो कोई और ना हो, बिल्कुल यूनिक समस्या हो। मेरे इसमें कॉमन तो ये है, 700 रुपये का बीज जो पंजाब सब में जगह मेरे है। को 1100 मिल रहा है। ये सब जगह है। मैं सिर्फ आपके क्षेत्र के किसान की एक समस्या जानना चाहता हूँ जो एक्सक्लूसिव आपके क्षेत्र की। कॉमन तो ये सभी की साथ की होते, एक तो अलग से होनी चाहिए। चलिए ठीक है, 4 सवाल यहाँ पूरे होते हैं। एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, आपके शायद किसी का मोबाइल वाइब्रेशन पे है या ऑन है, उसको बंद कर दीजिए, चेक कर लीजिए आप लोग। जूरी के सवालों का अब जवाब देंगे डॉक्टर सतपाल जी। आप डॉक्टर सतपाल तैयार हैं? जी तैयार। जाकिर जी, पहला सवाल। डॉक्टर सतपाल, मुझे ये बताएं कि अभी हमने राजनीतिक भ्रष्टाचार की बात की, मैं ओवरऑल भ्रष्टाचार के बारे में आपसे पूछना चाहूँगा कि आप मुझे ये बताइए कि भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए जी हमें क्या कदम उठाने चाहिए, आप क्या कदम उठाएंगे? सबसे पहले मैं भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए जी खुद परिवार से, अपने नज़दीक के क्षेत्र से, उसके बाद में अपने ज़िले से और पूरे हल्का और हरियाणा से किस तरह से करें? ये प्रार्थना करूंगा कि भ्रष्टाचार कब मिटेगा, जब हम खुद स्वस्थ होंगे, अंदर से हमारी सोच बदलेगी। जी अगर हमारी शिक्षा अच्छी होगी, उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देंगे, शिक्षा के माध्यम से भ्रष्टाचार काफ़ी कुछ हद तक खत्म हो जाएगा। लेकिन डॉक्टर साहब, शिक्षित लोग ही सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार करते हैं। सर ऐसा है, वो एक अपनी सोच है, शिक्षित लोग भ्रष्टाचार सबसे ज़्यादा फैलाते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे क्षेत्र में अभी मतलब शिक्षा का अभाव है, जिसकी वजह से ये चीज़ हमें लग रही है। शिक्षित लोग हैं वो समाज को सुधारने के लिए होते हैं, शिक्षा जो हमें दी जाती है समाज को सुधारने के लिए। डॉक्टर अलावत, जो ना कि अधिकारी होते भ्रष्टाचार हैं, फैलाना। डॉक्टर अलावत, जो अधिकारी होते हैं वो शिक्षित होते हैं, अशिक्षित होते हैं? शिक्षित होते हैं सर। फिर करप्शन वहाँ ज़्यादा क्यों है? सर ऐसी कोई बात नहीं कि सभी के सभी मतलब अधिकारी भ्रष्टाचारी होते हैं। अधिकतर तो हुई है ना। अगर अधिकारी सही होगा तो नेता सर करप्शन मैं करेगा नहीं कह नहीं। सकता, मैं भी उस पोस्ट पे रहा हूँ। चलिए दूसरा थैंक यू। दूसरा सवाल मलिक साहब आप कीजिए। डॉक्टर साहब, आप स्वास्थ्य से विभाग से जो न संबंधित रहे हैं, आप स्वास्थ्य सेवाओं के उत्थान के लिए अपने हलके में क्या कदम उठाएंगे? सर मैं सबसे पहले तो ये चाहूँगा स्वास्थ्य विभाग में कि हर गांव में, हर मोहल्ले में दवाई पहुंच पाए। स्वास्थ्य के बारे में मतलब हर पीएचसी को दवाइयाँ मिले और वहाँ पर पूरी सुविधाएं मिले, ताकि मतलब पूरे एरिया को हम स्वस्थ बना सके। और मैं अपने सर्विस टाइम में भी जगह जगह कैंप लगाता था। बड़े बुजुर्ग थे, बच्चे थे जो नहीं पहुंच पाते थे, मैं वहां तक सेवा करने की कोशिश करता है, उनके घर तक जाके उनकी सेवा की जाए। अगर हमारा कोई भी सदस्य परिवार के अंदर बीमार है तो ये समझो सारा परिवार ही विचलित हो जाएगा। मैं चाहता हूँ सबसे पहले स्वास्थ्य के बारे में कि हर परिवार में हर बच्चा, बूढ़ा, जवान मतलब स्वस्थ हो, ताकि हम हर क्षेत्र में मतलब कामयाब होते चले जाएं। सबसे पहला मेरा ये स्टेप स्वास्थ्य के बारे। तीसरा सवाल गुप्ता जी। हाँ डॉक्टर सतपाल, जैसे आपने बताया खिलाड़ी रहे हैं आप, जी तो जो अपने प्रांत की जो खेल नीति है, जी ये क्या आप ठीक समझते हैं इसको? अगर ठीक नहीं समझते तो क्या सुधार होना चाहिए और आप कैसे करेंगे इसको? सर मैं बचपन से ही स्पोर्ट्स का रहा हूँ। फुटबॉल मेरा हाँ फेवरेट नहीं, वो गेम था। ठीक आपने बताया तो और उसमें मैं ये चाहता हूँ कि जैसे हर प्रकार का स्पोर्ट्स में जो भी हिस्सा लेना चाहता है, अब हमारे पास साधन संपन्न नहीं है हरियाणा के अंदर, उनको सबसे पहले तो मतलब उनकी व्यवस्था की जाए। अब गांव के अंदर है खेलने के लिए, उनके पास प्रैक्टिस करने के लिए पूर्ण रूप से स्टेडियम वगैरह या जगह नहीं है, तो उनकी मतलब व्यवस्था की जाए, ताकि अगर खेल का भावना से खेला जाता है तो मैं कहता हूँ कि नहीं, मैं समाज के स्पोर्ट्स अंदर नीति की बात कर रहा हूँ। स्टेडियम भी बहुत सी जगह बने हुए हैं, जी नीति की बात कर रहा हूँ, स्पोर्ट्स पॉलिसी।
जी जी। उसमें क्या चेंज होने चाहिए आपके हिसाब से? स्टेडियम बने हुए हैं और वहाँ का यूटिलाइज नहीं हो रहे वो। काफ़ी ऐसी जगह हैं जहाँ स्पोर्ट्स के मतलब गेम डॉक्टर साहब करना स्पोर्ट्स चाहते हैं, पॉलिसी की बात मिल करें नहीं रही तो सुविधाएं। डॉक्टर साहब नीति की बात डॉक्टर अलावत जो जी। स्पोर्ट्स पॉलिसी हमारे प्रदेश की है जी। क्या वो ठीक है? स्पोर्ट्स पॉलिसी ठीक है, अगर उसमें कुछ खामियां हैं तो क्या खामी है? मौका मिलेगा तो हम जरूर खामी मतलब क्या है? उसको खामियां सुधारेंगे। बताओ ना, मौका क्यों खामी दे रहे क्या हैं है? आपको? मौका दे रहे हैं, आप एमएलए बन गए, कैसे ठीक करो, क्या खामियां हैं? जी, अगर हमें मौका मिलता है हाँ, तो हम अपनी तरफ से जो खामियां डॉक्टर हैं, खामी खामियां का मतलब नाम क्या बताओ ना, है? आप 2 खामियां बता दो हर बच्चे को, भाई, ये खामियां हैं जी, नीति में, ये खामियां, जी। दो खामियां बताओ कोई। मैं कहता हूं कि गांव में हर बच्चे को खेलने के लिए घंटा 1.5 घंटा मौका मिले। मैं उससे परिवार से भी गुजारिश करूंगा। नहीं, और नीति क्या करो, पॉलिसी क्या बनाओगे? चलिए खेल के प्रतिनिधि। चलिए चौथा सवाल जी। दे दीजिए आपकी। किसान का जो समर्थन मूल्य होता है अभी गवर्नमेंट बॉडी फाइनलाइज करती है, डिसाइड करती है। इसको किस आधार पर होना चाहिए? ये मूल्य किस आधार पर डिसाइड किया जाना चाहिए? किसान का जो मूल्य की बात है, ये स्वामीनाथन के मुताबिक अब जो चेंज करने की बात आ रही थी पिछले दिनों में, लोग क्या है चुनाव, स्वामीनाथन की रिपोर्ट? स्वामीनाथन की रिपोर्ट है कि भाई 1 रुपया अगर हम पैदा करने में लगाते हैं तो हमें 1.5 रुपया मतलब उसका जी समर्थन मूल्य मिलना चाहिए। मैं उसके समर्थन में हूँ और समर्थन करता हूँ। और मैं तो ये कहता हूँ इस प्रकार के अगर सुधार करते रहे हिंदुस्तान में तो हमारा एग्रीकल्चर देश है बहुत आगे डॉक्टर अलावत, क्या आपको लगता है कि 1 रुपये का 1.5 रुपये देना उचित है, काफी है किसान के लिए? नहीं। अभी हमें 1 रुपये के बदले 1 ही रुपया मिल रहा है, हम तो ये कहते हैं 1.5 रुपया सही है, ऐसी कोई बात नहीं है, उससे हम खुश हैं। और ऐसा करने से इससे मतलब महंगाई किसान नहीं भी चलिए खुशहाल हो। ठीक है, थैंक यू जी। थैंक यू। 4 सवाल यहाँ चूरी पर। की कसौटी पर अब परखेंगे मदनलाल रावलवासिया जी आपको। जैसा मदन लाल जी से पहला सवाल डॉक्टर जंगवाल। मदनलाल जी, मान जाते हैं कि आप विधायक बन गए, ठीक है, और आपके इलाके का जो एसपी है या डीसी है वो आपकी बात नहीं सुनता, तो फिर आप अपने कैसे उनसे काम कराएंगे? जो भी प्रशासनिक अधिकारी है उनसे हम पर्सनली जाके मिलेंगे कि हम एक जनता के प्रतिनिधि हैं और प्रतिनिधि होने के नाते हम आपसे प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर आपके पास मिलने आए हैं और जो जनता की समस्या है उनका निदान करना भी आपका कर्तव्य है, क्योंकि आप सरकार के नुमाइंदे हैं। आप प्रशासन के बीच में एक कड़ी का काम करते हैं और अगर आप उस समस्या का निदान नहीं कर पाते हैं तो उस अवस्था में हम जनता, पहले तो हम सीधे तौर पे उनसे बात करेंगे, अगर फिर भी वो नहीं मानते हमारी बात तो हम जनता को साथ लेकर उनके ऊपर दबाव की नीति से भी काम करवाने का प्रयास करेंगे। और फिर भी वो मान लिया नहीं मानते हैं तो जो हमारे राजनीतिक रूप से मुख्यमंत्री हैं या जो हमारे प्रतिनिधि हैं, जो जिन तक हम बात को पहुंचाएंगे कि ये जो अफसर है ये जनता के लिए काम नहीं कर रहा है, तो इनको या तो इनके ऊपर कार्यवाही की जाए या इनकी यहाँ से बदली की जाए। मान लीजिए आप निर्दलीय विधायक हुए तो निर्दलीय आका ऊपर नहीं हुआ, कोई पॉलिटिकल पार्टी आपकी नहीं है, तब क्या करेंगे? उस अवस्था में भी हम व्यक्तिगत तौर पे मिलके करवाएंगे या दबाव से उनसे काम करवाएंगे। जनता के सहयोग लेकर हम किस तरह का दबाव? दबाव जनता के कोई भी कानून है वो कानून तब तक काम करता है जब तक जनता उसको मानती है, और जब जनता उसको मानना बंद कर देती है उस समय उस कानून की कोई अहमियत नहीं रहती। मतलब जनता को प्रशासनिक अधिकारी है वो भी कानून में बंधा हुआ है, जनता का आप ये और कहेंगे प्रतिनिधि है वो भी कानून में बंधा हुआ आप है। जनता को कानून तोड़ने के लिए नहीं, कानून तोड़ने के लिए मैं नहीं कहूंगा, लेकिन कानून लागू करने के लिए, जनता को सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए, उसकी और बात कोई- को मानने के चलिए, लिए और कोई रास्ता नहीं। दबाव से चलिए काम ठीक करेंगे। ठीक है जी, थैंक यू। दूसरा सवाल मलिक साहब। रावल सिंह जी, आप ये बताएं कि आपके हलके में किसी गांव को आदर्श गांव बनाना है तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं? आदर्श गांव में शिक्षा, चिकित्सा, पानी की व्यवस्था, नालियों की, गंदे पानी की निकासी की व्यवस्था, साक्षरता अभियान, पूर्ण साक्षरता हो गांव में, वहाँ पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हो,
या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो, उसमें पूरी तरह से सुविधा हो। इसके अलावा उस गांव में जो गरीब तबके के लोग हैं, कोई भी ऐसा व्यक्ति जिनको पीले और गुलाबी राशन कार्ड के तहत उनको सुविधा पूर्ण रूप से मिलनी चाहिए, और कोई भी ऐसा गांव में नागरिक ना रहे कि रात को वो भूखा सोए। अगर कोई एक नागरिक भी भूखा सोता है तो मैं नहीं मानता कि वो कोई आदर्श गांव होगा। जी, आप क्या करेंगे अपने क्षेत्र में ऐसा? इसके लिए हम एक पहले तो प्रशासनिक तौर पे और जनता का नुमाइंदा होने के नाते हम उनका प्रतिनिधि बनकर सेवा करेंगे, और अगर कुछ कमी रहती है तो हम सामाजिक सहयोग से भी ऐसी एक परंपरा स्थापित कर सकते हैं समाज के अंदर, ताकि उस गांव में एक जैसे पुराने समय में भी लोग इकट्ठे होकर एक दूसरे की मदद करते आप थे। पीपीपी का फार्मूला अपनाएंगे, पब्लिक प्राइवेट? पब्लिक के सहयोग से भी काफी ऐसे कार्य हैं ठीक है जी। जिनको तीसरा सामाजिक सवाल। आंदोलन के रूप में लिया जा सकता है। जाके जी, तीसरा सवाल। मदन लाल जी, मुझे ये बताएं कि विधायक बनते वक्त जिस वक्त जो ईमानदारी के दावे होते हाँ हैं, जी। जैसे आपने भी बहुत सारी बातें कही कि आप किसानों के लिए काम करेंगे, उनकी प्रॉब्लम्स होती हाँ हैं, जी। सब कुछ होता है। अक्सर देखा गया है कि विधायक बनने के बाद वो सारे दावे हवा हो जाते हैं, कोई उनको ध्यान ही नहीं रखता। इस बारे में आप बताइए कि क्या है ये सब कुछ? इसके पीछे एक बहुत बड़ा रहस्य है। जी जब हम प्रतिनिधि के तौर पे जनता के बीच में आते हैं जी तो जनता ये देखती है कि जिसके पीछे गाड़ियों की धूल उड़ती है तो लोग सोचते हैं कि ये कैंडिडेट जीतेगा, और 20% मतदान उस लहर में बह जाता है, और जिसके कारण जो एक अच्छी छवि का कोई प्रतिनिधि होता है जो आर्थिक रूप से हम सक्षम। बात की बात कर रहे हैं, जीतने के बाद। जीतने के बाद की बात कर रहे हैं हम लोग। वो मान लिया कि पब्लिक ऐसा करती है, आप विधायक बन गए और आपने जो वायदे किए उसको लोग भूल जाते हैं, उस पर बात ही नहीं करते। नहीं, हम मैं उसकी तो ये बात कर कहता हूं कि जो जनप्रतिनिधि बनकर अगर वो अपने वायदों से मुकरता और जनता की सेवा नहीं करता, उससे बड़ा अन्याय वो और क्या कर सकता है। उसको दोबारा किसी भी अवस्था में उसको जनता सेवा करने का मौका देती नहीं। अगर उसको प्रतिनिधि के तौर पर वो जनता के बीच में जाता है। आप इस परंपरा को खत्म करने के लिए क्या करना चाहेंगे? इस परंपरा को खत्म करने के लिए सबसे पहले तो हमें अपने आप को सुधारना होगा, और जब हम अपने आप को सुधारेंगे तभी जनता हमारा अनुसरण करेगी, और उनके बीच में रहकर चौपाल के माध्यम से अगर हम एक सच्चे जनप्रतिनिधि की हैसियत से उनकी सेवा करने का संकल्प लेंगे तभी इन समस्याओं का निदान हो सकता है। मदन जी, हाँ या ना में जवाब दीजिएगा। क्या आपको लगता है कि अगर कोई विधायक काम नहीं कर रहा और जनता वापस बुलाना चाहे तो उसको वापस बुलाने का अधिकार जनता पे होना चाहिए? हाँ, जनता को होना चाहिए, जी, क्योंकि पिछले चुनाव में भी मैंने देखा है। थैंक यू। थैंक यू। चौथा सवाल दे दीजिए। महिलाओं की भागीदारी अपने हलके में आप सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाएंगे? कोई 3 कदम बता दीजिए। निचले स्तर से सरकार ने भी काफ़ी ऐसी नीतियां दी हुई है जिसमें महिलाएं एक सामूहिक ग्रुप बनाकर समाज के अंदर अपनी आर्थिक दशा को सुधारने में सक्षम हैं, और वो छोटे रोजगार अपनाकर समाज को सक्षम कर सकती हैं, आर्थिक रूप से भी संपन्न कर सकती हैं। इसके अलावा महिलाओं को तकनीकी रूप से शिक्षित करके उनको रोजगार के साधन उपलब्ध करवाए जा सकते हैं, और सामाजिक रूप से समाज के अंदर जागरूकता पैदा करके उनको समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास किया जा सकता है। जी, 4 सवाल आपसे पूरे होते हैं। थैंक यू। चलिए, 3 उम्मीदवार अभी भी ऐसे बाकी हैं जिन्हें जूरी की कसौटी पर हम परखेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद।